आज हम लेकर आए हैं एक टॉपिक है जो सांप्रदायिकता, क्योंकि आज की भारतीय राजनीति में धर्म या जाति इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। क्योंकि प्रारंभ काल से ही देखें तो जो सांप्रदायिकता है या जो संप्रदाय है या धर्म है, जो जाति है, इसका जो योगदान है वो भारतीय राजनीति में प्रारंभ काल से ही देखने को हमें मिलती है। चाहे वो हम अपनी नेशनल मूवमेंट के थ्रू देखें, चाहे अपने राष्ट्रीय आंदोलन के थ्रू देखें, चाहे अन्य सामाजिक संगठनों के रूप में देखें, तो हमें इसमें धर्म और संप्रदाय की विशेष महत्ता दिखाई देती है। आज हिंदू और मुस्लिम पूरे देश में मतलब एक हम कह सकते हैं कि इस तरह विभाजित हो रहे हैं कि एक इनका अलग एजेंडा दोनों पार्टियों का बन चुका है। ये नो डाउट कि सिर्फ इसमें एक ही लोगों की योगदान है इस विभाजन में। अगर या इस सांप्रदायिकता के में विकास देखें तो एक ही लोगों का विभाजन नहीं है, बल्कि इसमें हिंदू की भी भागीदारी है इस सांप्रदायिकता को बढ़ाने में, और मुस्लिमों की भी भागीदारी है इस सांप्रदायिकता को बढ़ाने में। अतः यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। कृपया आप इसे पूरा देखें। तो हम आज बात करेंगे सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता का विकास भारत में किस प्रकार हुआ। क्योंकि कहते हैं जिस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जो हमारी राष्ट्रीयता है, वो एक तरफ अगर हमारी राष्ट्रीयता ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी बढ़ती हुई सांप्रदायिकता ने हमें विभाजन दिलाया, जिसे हम पाकिस्तान के रूप में देख सकते हैं। तो हम देखेंगे सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता क्या है? मैं सांप्रदायिकता की 2 लाइन बोलता हूं। धर्म के आधार पर गठित समुदाय, धर्म के आधार पर गठित समुदाय जो अपने सामाजिक आर्थिक हितों को एक समान तथा दूसरे समुदाय को अपना प्रतिस्पर्धी मानता हो, तो यह चेतना सांप्रदायिक चेतना कहलाती है या यह सांप्रदायिक कहलाती है। जो धर्म क्या है? धर्म एक व्यक्तिगत चेतना है। धर्म क्या है? धर्म एक व्यक्तिगत चेतना है और इसी से निकसा समुदाय। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है ये हमारी सांप्रदायिकता है, और इसी सांप्रदायिकता ने, इसी बढ़ते हुए नेशनल मूवमेंट के दौरान इसी बढ़ते हुए सांप्रदायिकता ने हमें विभाजन दिलाया, जिसे हम पाकिस्तान के रूप में आज देखते हैं। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं प्रारंभ काल से। क्योंकि जो हमारे यहाँ हमारे भारत में जो अगर हम प्राचीन काल से देखें तो यहाँ पर अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक प्रकार के लोगों का निवास स्थल रहा है। भारत एक देश नहीं बल्कि भारत अनेक देशों का एक समूह है, जिसमें अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय या अनेक भौगोलिक विभाजन है। वही अगर हम आगे देखें तो इसको प्रभावित आखिर कौन करता है? अभी हम विकास क्रम के रूप में हम आगे देखेंगे विकास क्रम के रूप में। और इसको प्रभावित किया, इसको भारत में प्रभावित किसने किया? तो प्रभावित में देखें तो हमारे जो सामाजिक धार्मिक संगठन थे, सामाजिक धार्मिक संगठन में देखें जैसे ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज ने भी कुछ ऐसा किया। जैसे हिंदू में देखें तो जनरली हम देखते हैं कि जो आर्य समाज था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा स्थापित किया गया था, यह इसका नारा था कि वेदों की ओर लौटो। मतलब ये पुरानी शासन व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता था जो हमारा आर्य समाज था। अब वहीं मुस्लिम समाज में देखें तो ये बहावी आंदोलन को चलाता था, शुद्धि आंदोलन को चलाता था। वहीं देखें तो तबलीग जो कुरान की शिक्षा दी जाती थी, और देखते हैं तो तंजीम संगठन का काम करना था इसका मेन उद्देश्य। तो इन आधारों पर देखते हैं तो अनेक ऐसे सामाजिक और धार्मिक संगठन थे जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब अगर हम देखते हैं इसको प्रभावित करने के बारे में, हमने देखा सामाजिक धार्मिक संगठन। दूसरा देखते हैं कि मध्यम वर्ग की भूमिका। अब ये मध्यम वर्ग क्या थे? मध्यम वर्ग की हम बात अगले बार वीडियो में करेंगे, पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग है क्या। तो वो जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो भारत में ऊपर के वर्गों के द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग था, वही हमारा था मध्यम वर्ग। और ये उच्च वर्ग के लोग थे, और जो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त वर्ग थे, इन्हीं को कहा गया मध्यम वर्ग। तो हम आगे बात करते हैं तो यह मध्यम वर्ग। अब ये चूंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग थे, और जो मुस्लिम थे वो बहावी आंदोलन या अन्य आंदोलनों के द्वारा वह अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे, जिसके कारण वह हमेशा से वो पीछे चले गए। और एक जो हिंदू समाज था वो अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करके धीरे धीरे आगे निकलता गया, जिससे दोनों में एक प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन फैलता गया।
आगे हम बात करें तो इसमें कई सारी ब्रिटिश की रणनीति हैं जो हम आगे इसके चरणों में हम इसको देखेंगे। अगर इसके हम पहले की बात करें तो अंग्रेजों के आगमन के पूर्व, अंग्रेजों के आगमन के पहले भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति थी, वह किन रूपों में थी, या भारत में जो मुस्लिम वर्ग था वो वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था कि हिंदू वर्ग जो शासन प्रशासन में भाग लेता था वो कौन सा वर्ग था। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मुस्लिम वर्ग था, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने शासन किससे छीना, तो अंग्रेजों ने शासन छीना मुस्लिम वर्गों से। तो हम अगर अंग्रेजों के पहले की बात करें तो जो हमारा मुस्लिम वर्ग था वो अपर क्लास का था, मतलब सबसे ऊपर भारत के शासन और प्रशासन में बैठे जो लोग थे वह पूर्ण रूप से मुस्लिम वर्ग थे। इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कहा जाता था। इनकी जो भाषा थी वो अरबी और फारसी थी। लेकिन और वहीं फिर देखते हैं तो ये जो मिडिल क्लास था, ये जो हमारा मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास में थे मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग जिनकी मैंने अभी बात की। मध्यम वर्ग में था कौन, जमींदार थे, व्यापारी थे, नौकर थे, कर्मचारी थे। जमींदार, व्यापारी, नौकर और कर्मचारी, ये थे मध्यम वर्ग के लोग, और ये मिडिल क्लास के में रखे जाते थे, ये बीच में थे। तो ये थे कौन, तो ये थे हिंदू। तो जो मुस्लिम थे वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, उच्च शासन प्रशासन में मुस्लिमों की भागीदारी थी, और जो नीचे थे या जो मध्यम वर्ग के थे वो थे हिंदू, और जो निम्न वर्ग के थे, जो लोअर क्लास के थे, लोअर क्लास के जो निम्न वर्ग के थे वो थे किसान। अब ये तो हमने राजनीतिक स्थिति देखी, कब, तो ये राजनीतिक स्थिति देखी कि जो अंग्रेज आए थे या हम जब उपनिवेश अंग्रेजों का बने उसके पहले की जो भारतीय राजनीति थी उसके माध्यम से हमने देखा कि जो अंग्रेजों के आगमन के पूर्व जो भारत की राजनीतिक दुर्दशा थी वो किन रूपों में थी। अगर हम आगे की बात करें कि अंग्रेजों के पश्चात क्या हुआ, तो अंग्रेजों के पश्चात जो अपर क्लास था, ये जो अपर क्लास था, जो शासन और प्रशासन था, इसमें भागीदारी किसकी हुई, तो इसमें भागीदारी हुई ब्रिटिश की, या ब्रिटिश लोगों की भागीदारी हुई। जो उच्च वर्ग में रखा गया था, जो हमारे शासन प्रशासन में मुस्लिमों की भागीदारी थी प्रारंभ में, वह उनसे सत्ता किससे छीन ली गई, तो सत्ता मुस्लिमों से छीनकर कहाँ चली गई, तो ब्रिटिश लोगों के पास चली गई, वह अंग्रेजों के पास चली गई। तो सत्ता अब किसके पास आ गई, अंग्रेजों के पास आ गई। तो स्वाभाविक बात है जब किसी के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा या किसी अन्य लोगों के द्वारा जब किसी से सत्ता छीनी जाती है तो उस वर्ग के द्वारा, उस संप्रदाय के द्वारा उसका व्यापक स्तर पर विरोध किया जाता है। तो वही सेम पोजीशन था कि मुस्लिमों के द्वारा अंग्रेजों का व्यापक स्तर पर विरोध किया जा रहा था, और इनके अंग्रेजी शिक्षा, जो ये अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो लाए थे उसका विरोध व्यापक स्तर पर भारत में किया जा रहा था। वही देखें जो हमारा मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास मतलब हिंदू वर्ग, जो हिंदू वर्ग था यह प्रारंभ में इनकी नीतियों का गुणगान किया, और ये जो हिंदू वर्ग था, यह हिंदू वर्ग धीरे धीरे जो ब्रिटिश शिक्षा नीति लागू की गई वह ब्रिटिश शिक्षा नीति हिंदू वर्ग ने ग्रहण किया, और यही धीरे धीरे कहाँ चले गए, तो यही मिडिल क्लास में गए, और शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी जो है निम्न स्तर पर देखी गई, क्योंकि अंग्रेज का जो वहाँ ब्रिटेन था वो इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र नहीं था कि वहाँ से अधिक मात्रा में लोग आ सके, और भारत में जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको मतलब उनकी भागीदारी वहां से पूर्ण रूप से हो सके। इसी के कारण भारत में ही एक ऐसे मध्यम वर्ग को तैयार करना था जो जाति, नस्ल, भेदभाव के आधार पर तो भारतीय हो लेकिन वह सोच के आधार पर यूरोपीय हो। इसीलिए अगर हम देखें तो ये मिडिल वर्ग था जो ये निचले शासन में भाग लिया, और यह कर्मचारी के रूप में भाग लिया जो निचले स्तर पर काम करने के लिए बाध्य हुआ, और ये धीरे धीरे वर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो ये अगर हम देखें तो निचले स्तर पर जो लोअर क्लास था वो हमारा किसान ही बना रह गया। तो ये हिंदू और मुस्लिम में, क्योंकि एक वर्ग हिंदू वर्ग जो है वो अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दे रहा है, वहीं वहाबी आंदोलन के द्वारा अगर देखें तो जो मुस्लिम की स्थिति है वो अंग्रेजी शिक्षा का पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। तो वही हम देखते हैं कि यह सांप्रदायिकता को इस प्रकार बढ़ावा दिया। अब सांप्रदायिकता को, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में जो अंग्रेजों के योगदान या हम उस समय सरकार के योगदान को देखें तो उन्हें हम किन रूपों में देखते हैं हम आपको दिखाते हैं। आइए
तो ये कई चरणों में माना जाता है, ये कई चरणों में माना जाता है। जैसे पहला चरण अगर इसका हम कहें तो 1857 से और 1960, क्योंकि 1857 की जब यहाँ क्रांति हुई, क्रांति क्या उसे हम विद्रोह ही कहते हैं, तो 1857 की यहाँ विद्रोह हुआ तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी व्यापक स्तर पर देखी गई। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों को हिट कर रही थी ये बात कि जो यहाँ पर एकता है, जो यहाँ पर सामाजिक एकता है, या जहाँ सांप्रदायिक एकता है, इसका विभाजन करना बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा अन्य पॉलिसीज लाई जाती हैं और हमारे विभाजन को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर हम प्रथम चरण में देखें तो यार प्रथम चरण में होता क्या है, तो प्रथम चरण में 1905 में बंगाल का होता है विभाजन। और जब 1905 में बंगाल का विभाजन, मैं बंगाल के विभाजन पर अगले वीडियो में बात करूंगा, डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बंगाल का विभाजन था क्या। तो अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक कारणों से लाया गया बंगाल का विभाजन, प्रशासनिक कारणों से बताया गया कि प्रशासन के क्षेत्र में क्योंकि उस समय जो बंगाल था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक व्यापक क्षेत्र था और उसे प्रशासनिक स्तरों पर बांटने का कार्य बांटना था, इसलिए बंगाल विभाजन को 1905 में लाया गया, जिसका हमारे राष्ट्रवादियों के द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया, तो क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीयता का केंद्र था वो बंगाल था, इसलिए इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। और जिसके द्वारा इसमें कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए, तो इसमें अपनाया गया गणेश उत्सव, गंगा स्नान, रक्षाबंधन त्योहार। तो ये जितने भी अपनाए गए ये सब हिंदू कार्यक्रमों के अंतर्गत अपनाए गए, जिसके द्वारा एक मुस्लिम वर्ग धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगा और वह भी अपने अधिकारों की मांग करने लगा। अगर हम वही आगे बढ़ते हैं तो 1906 में फिर सरकार के द्वारा एक मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है, क्योंकि 1885 में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस का गठन हो चुका था और जो एक सांप्रदायिक, हमारी सांप्रदायिकता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। वहीं जब यह मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है तो अंग्रेज मतलब मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि उस समय जो है निर्वाचन की बात की जा रही थी, बार बार उस समय डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा जा रहा था, प्रांतों में उत्तरदायी शासन मांगे जा रहे थे, जिसके आधार पर ये जो मुस्लिम वर्ग था, क्योंकि लोकतंत्र वहां पर लोकतंत्र स्थापित होने की बात की जा रही थी और लोकतंत्र में वही स्थापित होता है जिनकी संख्या बहुल्य होती है। उस समय अगर हम देखते हैं तो हिंदुओं की संख्या बहुल्य मात्रा में थी और जो मुस्लिम वर्ग था वो अल्पसंख्यक में था, तो इसलिए इनके द्वारा एक पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है और जिसके द्वारा इन्हें 1909 के अधिवेशन में पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रदान किया जाता है। 1909 में इन्हें पृथक निर्वाचन दिया जाता है, मतलब ये अलग वोटिंग करवा सकते हैं, ये अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। हालांकि अभी उदाहरण आता है और किसने विभाजन दिया, तो ये देखते हैं कि जनगणना, जो हमारी जनगणना कराई गई, तो जनगणना में क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे जीभ में छाले निकल आए हैं इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अगर ये जनगणना हम देखें तो ये जनगणना सांप्रदायिकता के आधार पर कराई गई, ये वर्ग जाति के आधार पर ये जनगणना कराई गई, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा यह पेश किया गया कि जो मुस्लिमों की जो जनसंख्या है इतनी है, हिंदुओं की जनसंख्या जो इतनी है, इस कारण हिंदू वर्ग जो है वो हमेशा चिंतित होता गया। अब वहीं हम आगे देखते हैं तो ये जनगणना के माध्यम से हमारी जो सांप्रदायिकता थी उसमें विकास व्यापक स्तर पर देखा गया। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में, तो यही दूसरे चरण में 1909 ईस्वी का जो अधिवेशन था उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, मतलब वह अपने जाति का अलग वोट करवा सकते हैं, इसलिए यह पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, जिसके द्वारा कांग्रेस को लेकर या कांग्रेस के द्वारा एक व्यापक स्तर पर विरोध किया गया इसको लेकर। लेकिन वही हम आगे देखते हैं कि 1916 का अधिवेशन, 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये ज्वाइंट सेक्शन अधिवेशन था। इसमें और हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर थे, यह एक ऐसा अधिवेशन था।
वहीं अगर हम आगे देखते हैं तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा एक सबसे बड़ी गलती की गई, जो इनके प्रथम निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गई। जो 1909 में सरकार के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, उसको कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, उस 1916 के अधिवेशन में, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, में इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। अब हम आगे देखते हैं 1920 का आंदोलन। 1920 के आंदोलन में देखें तो 1919 ईस्वी में ही जो है हमारा खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, और खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व प्रदान किया गया वह गांधी को प्रदान किया गया। गांधी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गया। वहीं साथ साथ देखें तो गांधी ने बाद में असहयोग आंदोलन भी चला दिया, जिसके कारण ही मतलब जो सांप्रदायिक विभाजन है उसमें बल प्रदान हुआ। वही देखते हैं कि 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आई। अब ये नेहरू रिपोर्ट था क्या, तो इरविन के द्वारा एक चैलेंज दिया गया भारतीयों को कि अगर आप सर्वसम्मति से हमें एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसकी आपकी भारत में उपस्थित प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय या प्रत्येक पार्टियां जिसे स्वीकार करती हैं, अगर आप ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसको मैं पास कर दूंगा। लेकिन इसके द्वारा भी मुस्लिम के लीग के द्वारा इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया जाता है। और वहीं देखें फिर 1934 ईस्वी में तो एक ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, उसके द्वारा चौधरी रहमत अली नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, यह एक बुक लिखी जाती है और उसमें पहली बार पाकिस्तान पर विचार किया जाता है, और इन्हीं के द्वारा पाकिस्तान पर स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। और यह तीसरा हम देखते हैं बंद करो यार। वहीं हम देखते हैं तीसरा चरण। जो तीसरा चरण है हमारा वो 1937 से लेकर 1947 ईस्वी तक है। तो 1947 से देखते हैं कि जो भारत में विभाजन था या भारत में जो सांप्रदायिकता का रुख था वो किस तरफ जा रहा था। तो ये जो 1937 में है, ये 8 जो चुनाव होता है, 1937 में एक चुनाव होता है जिसके द्वारा जो कांग्रेस पूर्ण बहुमत अपने 8 राज्यों में स्थापित करती है। 11 प्रांतों के, ब्रिटिश के 11 प्रांत थे, जिसमें 8 प्रांतों में जो कांग्रेस थी वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। इसके बाद क्या होता है, जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो जो मुस्लिम लीग होती है उसके द्वारा एक चिंता व्यक्त की जाती है, क्योंकि उसके द्वारा प्रारंभ से यह भावना थी कि अब तो हम सरकार में आ ही नहीं सकते हैं, जिसको हम लेके आगे देखते हैं। तो जो सरकार बनाती है फिर क्या होता है, तो फिर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा रिजाइन दिया जाता है और मुस्लिम लीग के द्वारा उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था हमारा तीसरा चरण। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिकता है वह किन किन रूपों में फैली और कैसे कैसे फैली। यह पूरी वीडियो थी, अंत तक इसे पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।